एवरीवन, वेलकम टू द एनएसयू फैक्टोपीडिया। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने पॉलिटिक्स में अपना जर्नी शुरू किया पॉलिटिक्स को बदलने के लिए, क्या वो पॉलिटिक्स को बदल पाए या फिर पॉलिटिक्स ने ही उन्हें बदल दिया? आज के वीडियो में इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में हम लोग उनके जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो दिल्ली लीकर स्कैम के ऊपर फोकस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको इस पूरा वीडियो का क्रक्स समझ में आएगा। एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका क्या राय है इस टॉपिक के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर, फ्रॉम भिवानी टू न्यू दिल्ली। अरविंद केजरीवाल का जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में भिवानी हरियाणा में हुआ था। ही इज द एल्डेस्ट ऑफ द 3 सिबलिंग्स। बचपन से ही उनको पढ़ाई का बहुत शौक था। उन्होंने IIT खड़गपुर से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने टाटा स्टील में कुछ दिनों के लिए काम किया। उसी दौरान उन्होंने UPSC की तैयारी की एंड उन्होंने ये एग्जाम क्लियर कर लिया एंड जल्द ही वो IRS ऑफिसर भी बन गए। 1999 में जब वो सिर्फ 30 साल के थे, उन्होंने एक नॉन रजिस्टर्ड NGO की स्थापना की थी अपने साथी मनीष सिसोदिया के साथ। इस NGO का नाम था परिवर्तन। इनके मेंबर्स के अनुसार ये एक जन आंदोलन था, यानी कि पीपल्स मूवमेंट। ये NGO वैसे लोगों की हेल्प करती थी जो कि गवर्नमेंट काम में किसी भी तरीके का ग्रीवेंस होल्ड करते थे। इनफैक्ट काफी मामलों में उन्होंने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाया था इस NGO के द्वारा एंड काफी इम्पैक्टफुल भी रहे थे। 2005 में उन्होंने एक रजिस्टर्ड NGO की भी स्थापना की जिसका नाम था कबीर। ये NGO RTI और पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस में काम किया करती थी। 2006 में फाइनली उन्होंने जॉब से रिजाइन कर दिया और उसी साल उन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया फॉर इमर्जेंट लीडरशिप। परिवर्तन के द्वारा एक बेहतरीन काम करने के लिए और ग्रास रूट लेवल पे RTI मूवमेंट को एक्टिवेट करने के लिए उनको ये अवार्ड दिया गया था। उन्होंने लोगों को एम्पावर किया था करप्शन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए। 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ करप्शन के एलिगेशन लगाए। उसी दौरान उन्होंने गवर्नमेंट से अपील किया कि वो लोकपाल की स्थापना करें। 2011 में अन्ना हजारे ने एक एंटी करप्शन मूवमेंट की शुरुआत की थी। जल्द ही अरविंद केजरीवाल इस मूवमेंट में शामिल हो गए और किरण बेदी समेत अपने अन्य साथियों के साथ उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन ग्रुप की स्थापना की। अन्ना हजारे ने हंगर स्ट्राइक किया और धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल इस पूरे प्रोटेस्ट के फेस बन गए। जब 2012 तक लोकपाल बिल पास नहीं हुआ, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो पॉलिटिक्स में घुस करके करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएंगे। इस वजह से उनके और अन्ना हजारे के आइडियोलॉजी में काफी रिफ्ट भी आया और तभी 2012 में आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई। चैप्टर 2, हिज जर्नी इन पॉलिटिक्स। आम आदमी यानी कि कॉमन मैन, अ पार्टी ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल के आइडियोलॉजी में बनी ये पार्टी 2012 में स्थापित हुई और 2013 के दिल्ली इलेक्शंस में इसने कमाल दिखा दिया। बीजेपी के बाद ये दूसरी पार्टी थी जिसने मेजर नंबर ऑफ सीट्स हासिल किए थे। ये एक तरीके का रिवॉल्यूशन था पॉलिटिकल लैंडस्केप में एंड पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इस इवेंट के बारे में चर्चा हो रही थी। 2013 इलेक्शन में चूंकि किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुआ था, तो फाइनली आपने गवर्नमेंट बनाया, वो भी कांग्रेस के साथ मिल करके। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों को प्रॉमिस किया था कि अगर आप गवर्नमेंट बनाती है तो वो लोकपाल बिल को जरूर पास करवाएंगे। चूंकि 40 दिन के अंदर लोकपाल बिल वो पास नहीं करवा पाए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति से निवेदन किया कि वापस से इलेक्शंस करवाए जाएं दिल्ली में। 2015 तक दिल्ली प्रेसिडेंट रूल के अंदर रहा और 2015 में जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए, आपने 70 में से 67 सीट्स जीत लिए थे। ये एक तरीके का ऐतिहासिक मोमेंट था, क्योंकि नेशनल लेवल की 2 मेन पार्टीज को हराने वाली ये एक नई पार्टी थी। 5 साल के सक्सेसफुल गवर्नेंस के बाद 2020 के इलेक्शन में भी आपने 62 सीट्स हासिल किए। अभी तक के 9 इयर्स के टेन्योर में उन्होंने क्या परफॉर्मेंस दिखाया, आइए जानते हैं नेक्स्ट कुछ मिनट्स में। जो उनके पॉजिटिव्स रहे हैं, उसमें सबसे मेजर परफॉर्मेंस उनका रहा है हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में। उन्होंने हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर में काफी अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिला है। एजुकेशन सेक्टर में उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स को काफी रिवैम्प किया है, उसके करिकुलम को काफी अपग्रेड किया है एंड 20,000 से भी ज्यादा क्लासरूम की स्थापना की है। 2022 के डेटा के हिसाब से 500 प्लस मोहल्ला क्लिनिक्स की भी स्थापना की है, जहाँ पे बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किए जा रहे हैं। फ्री इलेक्ट्रिसिटी और क्लीन वाटर सप्लाई भी वो लोगों को पहुंचा रही है।
दिल्ली का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी एट अ CAGR ऑफ 9.55% से ग्रो कर रहा है। दिल्ली का पर कैपिटा इनकम भी 3.76 लाख से बढ़ करके 4.76 लाख हो गया है एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन भी 5.65% से घट करके लेस देन 3% हो गया है। हालांकि इन सभी एरियाज में इम्प्रूवमेंट का स्कोप भी है, पर ये जो काम इन्होंने इन एरियाज में किया है ये काफी सराहनीय है। इन एरियाज में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बावजूद काफी इम्प्रूवमेंट के स्कोप हैं। जिन एरियाज में उनको और काम करने की जरूरत है उनमें सबसे पहला है डिले इन यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट। देयर इज अ मेजर डिले इन यमुना क्लीनिंग प्रोजेक्ट। इनफैक्ट सेटिंग अप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी काफी देर हो रहा है। दिल्ली अभी भी ओवरऑल क्राइम के रेट में सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। 2022 की डेटा अगर रेफर करें तो लगभग 34 क्रिमिनल केसेस पर डे के हिसाब से दिल्ली में लॉन्च होते हैं। ओवरऑल क्रिमिनल केसेस जो कि इंडिया में रजिस्टर हुए हैं उनमें 8.34% केसेस दिल्ली को बिलोंग करते हैं। विमेन सेफ्टी के हिसाब से दिल्ली को अभी भी मोस्ट अनसेफ सिटी माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर देखें तो दिल्ली का अनएम्प्लॉयमेंट रेट नेशनल एवरेज से ज्यादा है। जहां नेशनल एवरेज मेल के लिए 4.44% और फीमेल के लिए 3.33% है, वहीं दिल्ली में मेल के लिए 5.1% और फीमेल के लिए 6% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। देयर इज अ मेजर डिले इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसकी वजह से कम्यूटर्स को काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। Around 30 small and big projects in infrastructure space which include roads, flyovers, underpasses, hospitals, उस पे बैन लगाया गया है टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन को देखा जाए तो काफी इनिशिएटिव्स लिया गया है, जैसे स्क्रैपिंग ऑफ ओल्ड व्हीकल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ ई व्हीकल्स, इवन ऑड स्कीम ऑफ फ्लाइंग व्हीकल्स ऑन द रोड। इन सारे एफर्ट्स के बावजूद एयर क्वालिटी काफी मार्जिनल रूप में इम्प्रूव हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में दिल्ली का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट स्टिल वेस्ट मैनेजमेंट में इनको काफी काम करने की जरूरत है। इन सब पॉजिटिव्स और OFIs के अराउंड आपने पंजाब में जीत हासिल की है एंड गोवा, कर्नाटका एंड MP जैसे स्टेट्स में काफी एक्टिव भी है। चैप्टर 3 दिल्ली लिकर स्कैम। दिल्ली गवर्नमेंट इनवाइट करना चाहती थी प्राइवेट प्लेयर्स को लिकर सेक्टर में सो दैट ओवरऑल एक्साइज रेवेन्यू बढ़ा सके। स्टेट ओन्ड लिकर शॉप्स क्लोज होने वाले थे एंड प्राइवेट प्लेयर्स को टेंडर दिया जाना था। इनफैक्ट एनुअल लाइसेंस फी को भी 8 लाख से बढ़ा करके 75 लाख कर दिया गया था। इन सारे आइडियोलॉजी के साथ मनीष सिसोदिया एंड सत्येंद्र जैन समेत 15 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने इस बिल पे काम करना शुरू किया, जिसके बाद ये बिल पास भी हो गया। इस बिल के पास होने के बाद काफी ज्यादा एलिगेशंस आपके खिलाफ लगने लगे। इनफैक्ट सबसे पहला एलिगेशन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार चौधरी, दिल्ली कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने आपके खिलाफ एलिगेशन लगाया और ये कहा कि दिल्ली लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े मास्टरमाइंड हैं। इन सब के बाद 2022 में दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार ने एक रिपोर्ट पेश किया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली विनय कुमार सक्सेना को, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि देयर आर वायलेशंस in the way the bill is being executed, जिसकी बाद मिस्टर विनय कुमार सक्सेना ने CBI प्रोब का आदेश दिया। इस बिल के पास होते के साथ ही बीजेपी एंड कांग्रेस ने काफी आवाज उठाया था। इनफैक्ट तभी से वो डिमांड कर रहे थे कि ये पूरी घटना का अच्छी तरीके से जांच की जाए। इस पूरे मामले में 3 एलिगेशंस आपके ऊपर लगे। पहला एलिगेशन 580 करोड़ रुपीस का लॉस टू द स्टेट रेवेन्यू। दूसरा 12% प्रॉफिट मार्जिन का गारंटी टू द लिकर होलसेलर इन एक्सचेंज ऑफ 6% ब्राइब टू द आप मेंबर्स। और तीसरा 100 करोड़ रुपीस का ब्राइब लेना फ्रॉम हैदराबाद बेस्ड प्राइवेट एंटिटीज जिसको उन्होंने गोवा इलेक्शंस में खर्च किया। इन चार्जेस के अगेंस्ट CBI ने काफी जगहों पे रेड किया और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत एक सेपरेट केस रजिस्टर किया। फाइनली ED ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे नेताओं को गिरफ्तार किया और अरविंद केजरीवाल को ED ने 9 समन्स दिए जिसका उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया। जिसके बाद मार्च 2024 में फाइनली उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट में अपील के दौरान हाईकोर्ट ने ये कंफर्म किया ED के पास सब्सटैंशियल प्रूफ था उनको गिरफ्तार करने के लिए एंड उनका बेल भी रिजेक्ट कर दिया। करेंटली सुप्रीम कोर्ट में उनकी हियरिंग चल रही है। चैप्टर 4 कंक्लूजन। 2012-13 में जब अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में उतरे थे तो उसको एक रिवोल्यूशन की तरह देखा जा रहा था। 2013 और 2015 के इलेक्शंस में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के बाद उनके ऊपर काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज बनाए गए,
वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी इसको एक हिस्टोरिकल इवेंट कहा गया, क्योंकि पहली बार एक नई पॉलिटिकल पार्टीज ने इंडिया के 2 मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को हराया था। पिछले 9 सालों में जिस इंटेंशन से अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में उतरे थे, उन्होंने जेन्युइन काम करने का इंटेंट एंड एग्जीक्यूशन भी दिखाया है। जो पॉइंटर्स उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो के ओपन या वर्क इन प्रोग्रेस हैं, वो सभी उनके वजह से पेंडिंग नहीं है, कुछ ओवरऑल सिस्टम का भी इम्पैक्ट है। इन सब के बावजूद उन पे पॉलिटिक्स का असर जरूर देखने को मिलता है। अपने ओवरऑल टेन्योर में उन्होंने काफी फॉल्स एलिगेशंस लगाए हैं बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे नितिन गडकरी और अरुण जेटली जैसे लीडर्स के ऊपर उन्होंने एलिगेशंस लगाए थे, जिसके बाद उनके ऊपर डिफेमेशन के केसेस भी फाइल हुए। कोविड-19 के दौरान उन पे ये एलिगेशन लगा था कि जो फंड सेंटर ने उनको एलोकेट किया था ऑक्सीजन प्लांट बिल्ड करने के लिए, वो फंड को उन्होंने एडवर्टीजमेंट्स के लिए यूज किया था, जिसकी वजह से काफी पेशेंट्स को परेशानी का सामना करना पड़ा था। उस दौरान लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया था कि ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाना चाहिए, क्योंकि इस नेग्लिजेंस की वजह से मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग दैट टाइम। जिस जन लोकपाल बिल के लिए वो पॉलिटिक्स में उतरे थे, आज उस बिल का क्या स्टेटस है किसी को नहीं पता। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ एलिगेशन लगाया है कि बीजेपी ने पावर पॉलिटिक्स का इस्तेमाल करके उनको ऐसे वक्त पे गिरफ्तार करवाया है जबकि इलेक्शन सर पे है, एंड दिस विल नॉट गिव हिम अ फेयर चांस टू प्ले इन द इलेक्शंस 2024। एंड कुछ हद तक ये एक फेयर एलिगेशन है, पर उन्होंने क्या किया, जिस पार्टी के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था 2010 में, और जिस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने उनके खिलाफ एलिगेशन किया जिसकी वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं, उन्हीं के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया, इंडिया अलायंस फॉर्मुलेट कर लिया सो दैट वो बीजेपी के खिलाफ इलेक्शंस लड़ सके। दिल्ली लीकर स्कैम केस में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, पर जिस आइडियोलॉजी के साथ वो पॉलिटिक्स में उतरे थे वो डेफिनेटली उनसे दूर होता नजर आ रहा है। इस वीडियो का जो मेन क्वेश्चन था कि क्या अरविंद केजरीवाल ने पॉलिटिक्स को चेंज किया या फिर पॉलिटिक्स ने उनको चेंज कर दिया, इसका आंसर तो आई गेस आप सभी को मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड आप और किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।